बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 का क्वेश्चन 2 करेंगे। बुक जो है वो आपके सामने है, कास्ट काउंटिंग बाय प्रोफेसर सुहेल अफजल एंड डॉक्टर ज़फ़र अहमद। तो सबसे पहले हम सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। रिक्वायर्ड पास एंट्रीज इन जनरल जर्नल फॉर्म टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन जो हैं इनको जनरल जर्नल फॉर्म में रिकॉर्ड करना है। तो जर्नल बनाएं आप। ऊपर लिखें जर्नल। तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वर कंप्लीटेड बाय अल बसीर बेकर्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई 2020। डायरेक्ट मटेरियल्स worth rupees 84,000 and indirect materials of rupees 11,000 were purchased, but direct materials of rupees 4,000 and indirect materials of rupees 1,000 were not according to specifications and returned to supplier। यानी उन्होंने डायरेक्ट मटेरियल ख़रीदा है 84 का और 11,000 का। इनडायरेक्ट मटेरियल हमने पढ़ा था कि जब हम मटेरियल ख़रीदते हैं तो उस वक़्त कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखते कि कौन सा मटेरियल ख़रीद रहे हैं, डायरेक्ट ख़रीद रहे हैं, इनडायरेक्ट ख़रीद रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। आप ख़रीदते वक्त कुछ भी ख़रीदा जाए वो मटेरियल ही है, नो डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो आप लिखेंगे मटेरियल्स डेबिट वाउचर पेएबल क्रेडिट। तो इसमें क्या होगा कि 84,000 का एक है, 84 और 11, तो ये हो गए 95 हो गए। 84,000 प्लस 11,000 तो ये 95,000। ये पहली एंट्री होगी। और इसके साथ ही उसने लिखा है कि 4,000 का मटेरियल डायरेक्ट और 1,000 का इनडायरेक्ट ये हमने वापस कर दिया सप्लायर को। तो यहाँ भी हम नहीं देखेंगे क्या वापस किया जा रहा है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, बस मटेरियल ही समझेंगे वे। तो इसी एंट्री को रिवर्स करना है, वाउचर पेएबल डेबिट मटेरियल्स क्रेडिट। और ये था जी 4 और 1 5,000 हो जाएगा। ये पहली एंट्री आपकी मुकम्मल होगी। सेकंड एंट्री डायरेक्ट मटेरियल्स वर्थ रुपीज़ 62,000 एंड इनडायरेक्ट मटेरियल वर्थ रुपीज़ 7,000 वर इशूड टू फैक्ट्री फॉर यूज इन प्रोडक्शन, बट डायरेक्ट मटेरियल रुपीज़ 2,000 एंड इनडायरेक्ट मटेरियल रुपीज़ 1,000 वर नॉट यूज्ड इन प्रोडक्शन एंड रिटर्न्ड बाय द फैक्ट्री टू स्टोर रूम। यानी 62,000 का मटेरियल डायरेक्ट और 7,000 का इनडायरेक्ट ये हमने इशू किया इस्तेमाल करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा मटेरियल इशू किया जा रहा है। तो हम अगर डायरेक्ट मटेरियल इशू करेंगे तो वर्क इन प्रोसेस को डेबिट, इनडायरेक्ट इशू करेंगे तो एफओएच को डेबिट, और मटेरियल्स कम हो जाएगा तो इसको हम क्रेडिट दे देंगे। तो ये देखें 62,000 का डायरेक्ट है और 7,000 का इनडायरेक्ट है, तो इनका टोटल का लेंगे 69,000 हो जाए। ये मटेरियल इशू हो गया आपका। नरेशन दे दें मटेरियल इशू टू फैक्ट्री फॉर या मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन हॉल। यहीं पे नीचे इसी के साथ था कि वापस आ गया, तो वापस आने के लिए इसी एंट्री को लोड दें, मटेरियल्स को डेबिट दे दें, और अगर डायरेक्ट वापस आया हो वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, इनडायरेक्ट वापस आया हो तो एफओएच क्रेडिट। तो डायरेक्ट आया है 2,000 का और इनडायरेक्ट वापस आया है 1,000 का, और इन दोनों को जमा करके इधर लिख दें। ये आपकी सेकंड एंट्री कंप्लीट होगी। आगे बढ़ते हैं। सी, इसमें वो लिखता है ग्रॉस वेजेस एंड सैलरीज फॉर द मंथ वर रुपीज़ 1,50,000 comprising 80 direct labor, 10 indirect labor, 40,000 sales salaries, 20,000 admin salary
एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज आफ्टर डिडक्टिंग प्रोविडेंट फंड ऑफ implies at the rate 10% of gross earning rupees 130,000 were paid to implies the company also contribute an equal amount। ये देखें इसमें कंट्रीब्यूशन भी आ रही है। मैंने बताया था कि अगर कंट्रीब्यूशन होगी तो 5 एंट्रियाँ होंगी पेरोल की, अगर कंट्रीब्यूशन नहीं है तो 4 होंगे। तो अब हमें 5 एंट्रियाँ करनी पड़ेगी पेरोल की। सबसे पहले एंट्री ग्रॉस पेरोल, ग्रॉस वेजेस। तो लिखेंगे पेरोल डेबिट, कितने से ग्रॉस 1,50,000, और इसमें से उसने लिख दिया कि 10% जो है वो हमने डिडक्ट करना है प्रोविडेंट फंड का। तो आप लिखेंगे प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन या डिडक्शन, और इसका 10% ले लें तो ये 15,000 बनता है, यानी 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 10% ये आ गया। और बाकी वो कहता है हमने पे कर दिया, पे टू एम्प्लॉइज़। तो इसमें से माइनस करें तो हम क्या करेंगे, इसकी लायबिलिटी बुक कर लेंगे अक्रूड पेरोल, इसमें से माइनस करेंगे 135,000। जो पहली एंट्री होती है पेरोल बनाने की, तो जब हम पेरोल बनाते हैं तो जितनी सैलरी होती है उसमें से जो पैसे काटने हैं बाकी की लायबिलिटी में डाल देते हैं, यानी देखें अक्रूड पेरोल, यानी ये हमारी लायबिलिटी होगी, ये हमने पे करने हैं। दूसरी एंट्री होगी वोचर बनाने की, अक्रूड पेरोल डेबिट, वोचर पेबल क्रेडिट, ये दूसरी एंट्री होगी, ये इस अमाउंट से होगी जो हमने पे करना है 135,000। तीसरी एंट्री होगी पेमेंट की, वोचर पेबल टू बैंक, ये जितने का वोचर बना उतने की पेमेंट होगी, 135,000 है। 3 एंट्री हैं जी। अब हमने चौथी एंट्री करनी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल। तो डिस्ट्रीब्यूशन की जो एंट्री है उसका इसके साथ अलग है। आपने क्या करना है, ये चौथी एंट्री कर रहा हूँ मैं, कि जितने से ये डेबिट है इतने से इसको क्रेडिट दे दें, ये कैंसिल हो जाएगा इनफैक्ट, यानी एक दफ़ा डेबिट हुआ एक दफ़ा क्रेडिट हुआ। तो ये एक जो एंट्री है हम टाइम बीइंग करते हैं पेरोल बनाने के लिए, फिर हम जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये एंट्री नील हो जाती। तो अब ये पेरोल डेबिट हुआ, पेरोल क्रेडिट हुआ। अब इसके डेबिट क्या होगा वो हमने देखना है कि कितना कितना पेरोल है। जो डायरेक्ट होगी लेबर उसके लिए वर्क इन प्रोसेस, जो इनडायरेक्ट होगी उसके लिए FOH, जो सेल सैलरी होगी वो सेलिंग वन, सेलिंग कंट्रोल अकाउंट, और जो एडमिन की है वो एडमिन। ये 4 हिस्सों में पेरोल डिवाइड हो जाएगा। यानी आपने सवाल के मुताबिक चलना है, जो जो आपको इन्फॉर्मेशन देगा, यानी इससे कम भी हो सकते हैं। यानी अगर वो ये नहीं बताते तो आपने 3 में कर देना, लेकिन मैक्सिमम 4 में। तो इसमें है जी ये डायरेक्ट लेबर है 80,000, आप लिखें 80,000। दूसरा डायरेक्ट है 10, इसके बाद है जी 40 और 20, 40 और 20, ये जनाब आपका 4 2 6 7 15, ये चारों इसके बराबर आ गए। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल। ये चौथी एंट्री है। और 5वीं एंट्री जो है वो आपको समझा देते हैं, जिसमें कंट्रीब्यूशन होगी, यानी जितने पैसे जो हैं एम्प्लॉइज़ के काटे, ये 15,000 काटे हैं, तो इतने ही कंपनी भी अपनी तरफ से देती है। इसको हम कहते हैं एंड सर्विस बेनिफिट, यानी अपने मुलाजमीन की बेहतरी के लिए कि चलें और रिटायरमेंट पे उनको अच्छे पैसे मिलें, तो वो उतने पैसे कंपनी अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूट करती है। अब इसमें आपको समझाया था कि ये डायरेक्ट ख़र्चा नहीं है। डायरेक्ट खर्चे वो होते हैं जो कि प्रोडक्शन करने में, यानी जो चीज़ को बनाने में ख़र्चा होगा वो डायरेक्ट है। तो ये इनडायरेक्ट खर्चा है कि इसमें तमाम लोगों की कंट्रीब्यूशन जा रही है, जिसमें डायरेक्ट लेबर की भी जा रहे हैं, इनडायरेक्ट के भी जा रहे हैं, सेलिंग के भी जा रहे हैं, एडमिन के जा रहे हैं। लेकिन इस खर्चे का ये जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कर रहा है तमाम मुलाजमीन की, ये डायरेक्ट खर्चा नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं कि इस खर्चे को हम 4 में डिवाइड नहीं करते, यानी हम 4 कैटेगरी में नहीं लेके जाते, क्योंकि ये डायरेक्ट तो नहीं है।
तो ये बाकी तीन जो हेड्स हैं इनमें कंट्रीब्यूट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आपने एंट्री पास करनी है कंट्रीब्यूशन की, FOH डेबिट, सेलिंग डेबिट और एडमिन डेबिट और प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन पेबल क्रेडिट, एंट्री ये पास होगी। और ये कंट्रीब्यूशन कितनी है, जितने हमने मुलाजमीन के एम्प्लॉइज़ के काटे थे उतने ही इदारा लगाएगा। तो इन मुलाजमीन के हमने काटे थे 15,000। अब हमने क्या करना है, 15,000 जो है टोटल पे रोल में डिवाइड करना है। अब ये जो दो चीज़ें हैं आपकी, ये जो वर्क इन प्रोसेस है इसको भी हम इनडायरेक्ट समझेंगे, ठीक है। तो FOH में ही डाल देंगे इनका शेयर भी। तो आपने क्या करना है कि रेशो बनाएं, यानी आपकी डायरेक्ट लेबर थी 80,000, इनडायरेक्ट थी 10,000, सेलिंग 40 और दूसरा ये टोटल जो था पेरोल बना था 1.5 लाख, 1,50,000। अब ये इसमें मर्ज हो जाएगा, यानी ये डायरेक्ट ख़र्चा नहीं रहेगा, हमने वर्क इन प्रोसेस में नहीं डालना, ये ख़र्चा भी FOH में डालना है। तो आप ये समझ लें कि ये जो हमारा ये इसका शेयर जो है इसका जो बनेगा वो भी इसमें मर्ज होके FOH में चला जाएगा। अब रेशो ये बन जाएगी इसकी, यानी जब ये इसमें मर्ज हो गया 90 हो जाएगी, 90। अब जवाब वही रहेगा, सिर्फ फ़र्क ये पड़ेगा कि वर्क इन प्रोसेस का हिस्सा भी FOH में आ जाएगा। तो ये फार्मूला बनेगा 9, ये हम 4 ज़ीरो आ रहे हैं सब में, तो हम 4 ज़ीरो उड़ा देते हैं, तो पीछे बच गया 9/15 मल्टीप्लाइड बाई 15,000 सॉरी, ये डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने, तो ये 15,000 आ जाएगा। इसका शेयर बन जाएगा 4/15 मल्टीप्लाइड बाई 15,000। इसका बन जाएगा 2/15 मल्टीप्लाइड बाई 15,000। अब इसको डिवाइड कर दें, तो 9/15 जब करेंगे 9/15 मल्टीप्लाइड बाई 15,000, ये आ गया जी 9,000, ठीक है। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 4,000 और इसको करेंगे तो ये 2,000 आ जाएगा, यानी 9 और 4 13 2 15 और ये तकसीम हो गया, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गई होगी कि इसमें सिर्फ थोड़ी सी चेंज है कि ये जो ख़र्चा है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयर ये डायरेक्ट नहीं है, तो इसलिए हम ये वर्क इन प्रोसेस को नहीं चार्ज करेंगे, वर्क इन प्रोसेस वाला हिस्सा भी FOH में डाल देंगे। यानी चार्ज तो होगा क्योंकि पे जो हो रहा है उनका, लेकिन वर्क इन प्रोसेस को नहीं होगा, वो उनका शेयर भी FOH को चार्ज हो जाएगा। ये अब आपकी 5वीं एंट्री होगी पेरोल की। ये याद रखिएगा, पेपर में भी जब करें तो जहन में रखेंगे क्या हमने पेरोल की 5 एंट्रियाँ मुकम्मल करनी हैं या नहीं की। ये हो गया। आगे है D एंट्री। D इसमें वो कहता है एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट ₹70,000 इंक्लूडिंग 10,000 फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ। इसमें मैंने बताया था कि जब आप FOH के एक्चुअल ख़र्चे चार्ज करते हैं तो FOH को डेबिट दे देते हैं, और जिनकी पेमेंट होनी है उनके लिए लफ्ज़ ऑफ वर्चुअल पेएबल। जो आपकी डेप्रिसिएशन वगैरह है उसके लिए आप क्यूमुलेटेड या अलाउंसेस, बुक में अलाउंसेस का लफ्ज़ यूज़ किया है तो आप भी यही यूज़ करें, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। और तीसरा था इंश्योरेंस, जो प्रीपेड है तो जो एक्सपायर्ड हो जाएगी उसके लिए प्रीपेड इंश्योरेंस। ये 3 वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं। यानी देखें यहाँ पे वो कहता है ₹10,000 फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, 5,000 फॉर एक्सपायर्ड इंश्योरेंस, और एक्चुअल फैक्ट्री ओवर कास्ट ₹70,000 है, टोटल 70,000 है। इसमें वो कहता है इंक्लूडिंग 10,000 है उसका डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट का और 5,000 है इंश्योरेंस का। तो इसका मतलब जो बाकी बचेगा 15,000 बन गया। 70 में से 15,000 माइनस कर दें, यानी वो कहता है एक्चुअल फैक्ट्री जो वर्ड कास्ट ₹70,000, यानी FOH जो है टोटल जो है कितना है 70,000 है। और इसमें क्या शामिल है 10,000, ये डेप्रिसिएशन शामिल है, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट। 5,000 जो प्लांट की इंश्योरेंस है जो एक्सपायर्ड हो गई है,
तो जब हम पे करते हैं इंश्योरेंस तो हम प्री पेड इंश्योरेंस को डेबिट करते हैं, जब जैसे जैसे यूज़ होती जाती है तो हम इसको क्रेडिट देते जाते हैं। तो 70,000 में से आपने ये 15,000 माइनस कर देना है, तो ये बन जाएगा 55,000। ये 55,000 जो है ना ये पेमेंट हुई होगी, ठीक है, या करनी है या हुई होगी, तो हुई हो अभी करनी होगी क्योंकि हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वोचर पेबल का। तो हम क्या करेंगे, जिन चीज़ की पेमेंट करनी है, जैसे पिछले सवाल में मैंने आपको सुनाया था कि बिजली का बिल है तो डेफिनेटली इसकी तो पेमेंट होगी, तो आपने इसके लिए वोचर पेबल का लफ्ज़, और डेप्रिसिएशन ये तो एडजस्टमेंट है, इसमें पेमेंट इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि आप एसेट तो ख़रीद चुके हैं और जैसे जैसे वो एसेट ज़ाया हो रहा है आप उसकी एडजस्टमेंट करते जा रहे हैं। तो आप लिखेंगे 10,000 अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन, और इंश्योरेंस भी आप पहले पे कर चुके हैं, अब उसकी एडजस्टमेंट जारी है, तो ये 5,000। तो ये आपकी एक्चुअल एफएच की एंट्री पास हो जाएगी। इनको जमा कर लें तो ये 70,000 आ जाएगा। उसने लिखा है एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट 70,000, यानी ये जो खर्चा है ये 70,000 है, इंक्लूडिंग इसमें शामिल है 10,000 डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, वो हम लग कर देंगे इसमें से 70 में से, और उसके लिए लफ्ज़ यूज़ करेंगे अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। और 5,000 जो है इंश्योरेंस एक्सपायर्ड होगी, वो पहले पे हो चुकी है, अब एडजस्ट होगी तो वो भी हमने अलग कर दी, ठीक है। ये एंट्री आपके सामने आ गई। अब आगे है ई। ये एंट्री है जी आपकी, फैक्ट्री ओवरहेड इज़ अप्लाइड टू वर्क प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट। तो एंट्री पास होगी जब भी हम चार्ज करेंगे वर्क इन प्रोसेस डेबिट FOH अप्लाइड क्रेडिट। तो कितनी है आपकी जो डायरेक्ट लेबर है ऊपर दी हुई है 80,000 है, तो 80,000 का 100% ले लें तो 80 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे 80,000 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट। इसके बाद है जी आपकी एंट्री F, ये एंट्री थी E, ठीक है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट FOH अप्लाइड क्रेडिट 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट। डायरेक्ट लेबर कास्ट सवाल में दी हुई है 80,000 का 100% लेंगे तो 80 आ जाएगा। आगे है F, गुड्स कॉस्टिंग ₹2 लाख वर्क कंप्लीटेड। अब देखें तीनों वर्क इन प्रोसेस लग गए। वर्क इन प्रोसेस मटेरियल शुरू में लगा जब मटेरियल यूज़ किया, फिर जब हम पेरोल की डिस्ट्रीब्यूशन की लेबर लगी, अब हमने FOH भी अप्लाई कर दिया। तीन चीज़ें जब लग जाएं तो चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। तो हम एंट्री पास करेंगे फिनिश गुड्स डेबिट, फिनिश गुड्स डेबिट वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, और ये 2 लाख है। ये आपकी F एंट्री कंप्लीट होगी। और लास्ट है G में, G पॉइंट, गुड्स कॉस्टिंग ₹1,70,000 वर सोल्ड फॉर ₹250,000, सेल्स ऑफ रुपीज़ वर फॉर कैश। यानी हमने चीज़ें बेच दी, 1,70,000 उनकी कॉस्ट थी और बेची कितने की हैं 250,000 की। तो इसमें दो एंट्री, जब भी सेल होगी 2 एंट्रियाँ होगी। आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट फिनिश गुड्स क्रेडिट, ये कास्ट की एंट्री होगी। ये है जी आपकी 1,70,000। और आगे आपने सेल्स की एंट्री करनी है। तो इसमें वो कहता है कैश पे बेची हैं 1 लाख की, टोटल जो बेची हैं वो 2,50,000 की, यानी ये 1,70,000 उनकी कॉस्ट थी, ये कॉस्ट की एंट्री। अब हम सेल प्राइस की एंट्री करेंगे। तो इसमें इशू ये है कि नकद भी है उधार भी है, तो इसमें से 1 लाख माइनस कर दें तो ये 1,50,000 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कैश डेबिट 1 लाख, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, इसका डिफरेंस 1,50,000, और सेल्स वही है सेल प्राइस से, यानी ये कॉस्ट प्राइस ये सेल प्राइस 2,50,000। लेकिन ये आपका जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। ये आपका पॉइंट था जी।
ठीक है, ये दोनों G पॉइंट की एंट्री हैं। इसमें जब भी आप सेल करेंगे तो उसकी 2 एंट्रीज पास होंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और अपने जो कोलीग्स हैं, जो स्टूडेंट्स आपके साथ पढ़ते हैं, उनके साथ भी लेक्चर शेयर करें। थैंक यू।